वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और तैयारी वगैरह कर रहे होंगे पेपर्स की। तो अभी हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 2, कंट्रोल ऑफ द इंटरनल इन्वायरमेंट। ठीक है, बहुत ही सिंपल कंसाइज सा चैप्टर है। सारा चैप्टर होम्योस्टेसिस पे बेस करता है, नाम से पता चल रहा है। और ये चैप्टर ऐसा है जिसको देख के मैंने कहा कि भाई मेरी फेवरेट बुक की एक्सरसाइज फिजियोलॉजी है। ठीक है, इन लोगों ने हमारे साथ मजाक किया है कि स्टार्टिंग पे इजी चैप्टर्स रख के और उसके बाद इन लोगों ने सही हमसे बदले लिए हैं। तो अभी ये मेरी कोई फेवरेट बुक नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये है कि एक फ़्रेंच बंदा था, उसने क्लॉड बर्नर्ड उसका नाम है। उसने रियलाइज़ किया कि जो इंटरनल इन्वायरमेंट है बॉडी का वो कांस्टेंट रहता है। बेशक जो है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो है वो जितना भी चेंज हो, लेकिन जो इंटरनल इन्वायरमेंट है अपने बॉडी का वो सेम रहता है। ठीक है, यानी कि आप सर्दी जितनी भी हो आपका बॉडी टेम्परेचर जो है वो सेम रहता है। ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस आपका अपना इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है। ठीक है, बेशक कितना भी गर्म टेम्परेचर हो बाहर का इन्वायरमेंट, जैसा भी आपका इंटरनल टेम्परेचर जो है वो सेम रहता है। ठीक है, ये इस बंदे ने रियलाइज़ किया और होम्योस्टेसिस का कॉन्सेप्ट दिया। उसके बाद होम्योस्टेसिस है क्या, इसकी डेफिनेशन है। होम्योस्टेसिस इज़ डिफाइंड एज द मेंटेनेंस ऑफ अ रिलेटिवली कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट। ठीक है, कि जो इंटरनल इन्वायरमेंट है उसको रिलेटिवली कांस्टेंट लेवल पे रखना होम्योस्टेसिस है। और उसके बाद दूसरी एक टर्म है स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट क्या है, स्टेडी एंड अनचेंजिंग लेवल ऑफ सम फिजियोलॉजिकल वेरिएबल, कि कोई एक फिजियोलॉजिकल वेरिएबल लाइक आपका हार्ट रेट है वो एक स्पेसिफिक लेवल पे जाके कांस्टेंट हो गया है। ठीक है, उसे हम स्टेडी स्टेट कहेंगे। अब दोनों चीज़ें सेम नहीं हैं। आपने होम्योस्टेसिस और स्टेडी स्टेट को मिक्स नहीं करना। होम्योस्टेसिस इज़ अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, स्टेडी स्टेट उससे अलग चीज़ है। होम्योस्टेसिस जो है डिनोट अ रिलेटिवली कांस्टेंट एंड नॉर्मल इंटरनल इन्वायरमेंट ड्यूरिंग किसमें, रेस्टिंग कंडीशन में। ठीक है, होम्योस्टेसिस जो है वो हमारा बॉडी का जो इंटरनल इन्वायरमेंट है उसको मेंटेन रखती है एक कांस्टेंट लेवल पे रेस्टिंग में, लेकिन स्टेडी स्टेट जो है वो रेस्टिंग के लिए नहीं है। ठीक है, ये एक्सरसाइज में भी हो सकती है। किसी भी जगह पे जाके आपका कोई एक फिजियोलॉजिकल वेरिएबल जो है वो स्टेडी हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, तो उसको हम स्टेडी स्टेट कह देते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि रेस्ट पे ही हो। इसको आप एग्जांपल से समझें कि ये एक्सरसाइज का टाइम है। ठीक है, और ये है बॉडी टेम्परेचर। जैसे जैसे एक्सरसाइज का टाइम इंक्रीज़ करता है वैसे वैसे बॉडी टेम्परेचर जो है वो राइज़ कर रहा है। एक लेवल ऐसा आता है कि कांस्टेंट हो गया है। ठीक है, ये टेम्परेचर अब मज़ीद राइज़ नहीं करेगा। ये स्टेट को कहते हैं स्टेडी स्टेट। ठीक है, अब ये रेस्टिंग कंडीशन नहीं है, ये तो एक्सरसाइज के दौरान हो रहा है। ठीक है, सो इसको कहते हैं स्टेडी स्टेट। और होम्योस्टेसिस किस तरह होता है, तो होम्योस्टेसिस की जो एग्जांपल है वो उन्होंने इस तरह दी है कि रेस्टिंग कंडीशन पे नॉर्मली ऐसा होता है कि जो आपका आर्टीरियल प्रेशर है वो इंक्रीज़ करता है, डिक्रीज़ करता है, ये होता रहता है। लेकिन जो मेन आर्टीरियल प्रेशर है, ये जो सेंटर वाली लाइन है, अगर आप इसको देखें तो ये कांस्टेंट है। ठीक है, सो रेस्टिंग कंडीशन में इंटरनल इन्वायरमेंट जो मेंटेन होता है उसको हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। और स्टेडी स्टेट क्या है, ड्यूरिंग एक्सरसाइज हो सकता है, किसी भी कंडीशन में आपका एक फिजियोलॉजिकल वेरिएबल जो है वो कांस्टेंट हो जाए। ठीक है, उसको हम कह देते हैं स्टेडी स्टेट। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने मिक्स नहीं करना। यहाँ पे अगर आप समरी में इसको पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि होम्योस्टेसिस क्या है और स्टेडी स्टेट क्या है। स्टेडी स्टेट उन्होंने कहा है डज़ नॉट नेसेसरली मीन दैट द इंटरनल इन्वायरमेंट इज़ नॉर्मल। कि स्टेडी स्टेट का मतलब ये नहीं है कि एक चीज़ स्टेडी स्टेट पर चली गई है तो ये नॉर्मल ही होगी। टेम्परेचर अगर 39 डिग्री सेल्सियस पे जाके रुक गया है तो वो नॉर्मल तो नहीं है। ठीक है, लेकिन स्टेडी है। लेकिन होम्योस्टेसिस इज़ ऑलवेज पॉजिटिव सेंस में होती है, नॉर्मल में ही होगी। ठीक है, स्टेडी स्टेट कभी भी आ सकती है, नॉर्मल कंडीशन में भी आ सकती है, अब नॉर्मल में भी आ सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने ग्राफ्स को अंडरस्टैंड करने का तरीका बताया। जिन लोगों को ग्राफ्स पढ़ना नहीं आते हैं उन लोगों के लिए मैं इलाबोरेट कर देती हूँ कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको एक्स एक्सिस पे रखा जाता है। एक्स एक्सिस ये है, वाई एक्सिस ये है। ठीक है, वाई एक्सिस पे वो वेरिएबल रखा जाता है जो कि डिपेंड करे इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि एक्स एक्सिस पे रखा गया है। लाइक एक्सरसाइज इंटेंसिटी जो है वो डिपेंड नहीं करती हार्ट रेट पे। ठीक है, हार्ट रेट को हमने रखा है वाई एक्सिस पे। जैसे जैसे एक्सरसाइज इंटेंसिटी चेंज होती है वैसे वैसे हार्ट रेट चेंज होता है।
ठीक है, लेकिन हार्ट रेट की बेसिस पे एक्सरसाइज इंटेंसिटी चेंज नहीं होती। सो ये इंडिपेंडेंट एक्सरसाइज इंटेंसिटी, और हार्ट रेट डिपेंड करता है एक्सरसाइज इंटेंसिटी पे। सो डिपेंडेंट वेरिएबल कहाँ पे होगा, वाई एक्सिस पे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो एक्स एक्सिस पे रखा जाता है। उसके बाद है कंट्रोल सिस्टम्स ऑफ बॉडी। कंट्रोल सिस्टम जो हैं हमारी बॉडी के दो तरह के होते हैं, एक सेलुलर कंट्रोल सिस्टम है, ऑर्गन सिस्टम होता है। सेलुलर कंट्रोल सिस्टम क्या है, सेल लेवल पे, ठीक है, कि सेल्स में प्रोटीन बन रही है, प्रोटीन टूट रही है, एनर्जी बन रही है, एनर्जी स्टोर हो रही है, ये सारा जो एक बैलेंस मेंटेन हुआ है ये सेलुलर लेवल पे जो है उसको हम कहते हैं सेलुलर कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। और फिर आ जाता है ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम जो है ये हमारे ऑर्गन्स, लाइक पल्मोनरी सिस्टम है, इसने हमारी ऑक्सीजन की अपटेक और ये सारा काम मेंटेन किया हुआ है। सर्कुलेटरी सिस्टम है, उसने ब्लड सप्लाई को मेंटेन किया हुआ है, ठीक है। ये मिल के जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की रिमूवल में हेल्प आउट करा रहे हैं, ऑक्सीजन के इनटेक में। ये सारा जो सीन है ये अगर आप इस तरह ऑर्गन लेवल अपने लेवल पे मेंटेन करते हैं, छोटे लेवल पे जाओ, सेलुलर लेवल पे जाओ, वो अपने लेवल पे मेंटेन करते हैं। नेचर ऑफ द कंट्रोल सिस्टम, यहाँ पे नेचर ऑफ कंट्रोल सिस्टम्स में आपको डेफिनेशन मिलेगी बायोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम्स की। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम्स क्या होते हैं, सीरीज़ ऑफ इंटरकनेक्टेड कंपोनेंट्स दैट मेंटेन अ केमिकल और फिजिकल पैरामीटर ऑफ द बॉडी नियर अ कांस्टेंट वैल्यू। कि ये ऐसे कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, डिफरेंट कंपोनेंट्स मिलके ये क्या करते हैं कि हमारी बॉडी को कांस्टेंट, किसी कंपोनेंट को जो फिज़िकल हो सकता है, केमिकल पैरामीटर हो सकता है, इन्होंने उसको मेंटेन रखना है कांस्टेंट वैल्यू पे, ठीक है। कि ये डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जो मिल के जो है होम्योस्टेसिस को मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तीन होते हैं, सेंसर होता है, कंट्रोल सेंटर होता है और इफेक्टर होता है। सेंसर आपको पता है कि जो सेंस करेगा, रिसेप्टर्स होते हैं। उसके बाद कंट्रोल सेंटर है, कंट्रोल सेंटर जो ब्रेन में होगा, ये मैसेज भेजेगा आगे के कैसे उसको कंट्रोल करना है। अगर हार्ट रेट फर्ज करें इंक्रीज़ हो गया है तो उसको डिक्रीज़ करने का मैसेज भेजेगा कि नॉर्मल लेवल पे कैसे करना है, ये कंट्रोल सेंटर मेंटेन करेगा, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं अफेक्टर्स। अफेक्टर्स वो ऑर्गन्स होते हैं जो कि डिज़ायर्ड इफ़ेक्ट को प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके अंदर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो गई है, कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सेस हो गई है, ब्रेन को मैसेज आएगा कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड कम है, ठीक है। तो अफेक्टर ऑर्गन्स क्या होंगे कि हमारे जो रेस्पिरेटरी मसल्स हैं उन्होंने, ब्रेन ने मैसेज भेजा कि भाई रेस्पिरेशन इंक्रीज़ करो, ठीक है। सो रेस्पिरेशन इंक्रीज़ हो जाएगी, कैसे होगी, जो हमारे रेस्पिरेटरी मसल्स हैं ये ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और रेस्पिरेशन इंक्रीज़ हो जाएगी। सो इसमें अफेक्टर्स कौन से हो गए हैं, हमारे रेस्पिरेटरी मसल्स। ये आगे आपको पता चलता जाएगा, साथ साथ मैं बताती जाऊँगी इसमें सेंसर क्या है, इसमें कंट्रोल सेंटर के आगे एग्जाम्पल्स आएंगी। उसके बाद ये सिंपल एक जनरल सी एग्जांपल उन्होंने दी है कि फ़र्ज़ करें होम्योस्टेसिस जो है वो डिस्टर्ब हो गया है, या नॉर्मल से टू मच हो गया है या लिटल हो गया, यानी ज़्यादा हो गया या इंक्रीज़ हो गया। स्टिमुलस जाएगा फ़ौरन से सेंसर्स के पास। स्टिमुलस क्या गया है कि भाई इंटरनल कंडीशन में चेंज आ गया है, ठीक है। इसने स्टिमुलस ने सेंसर्स को बताया है कि भाई सेंसर्स ने अब सेंस कर लिया कि हाँ चेंज आ गया, ठीक है। तो सेंसर्स क्या करेंगे, फ़ौरन ऊपर कंट्रोल सेंटर को मैसेज भेजेंगे कि भाई नीचे मसला आ गया, तुम्हारा काम था मेंटेन करना, तुमने मेंटेन नहीं किया, नीचे तो मेंटेन नहीं है, ठीक है। तो कंट्रोल सेंटर को पता चल गया है कि भाई मसला हो गया है, ठीक है। जो इसने काम कंट्रोल करना था, फर्स्ट करो टेम्परेचर इसने 37 डिग्री सेल्सियस पर रखना था, वो ज़्यादा हो गया या कम हो गया, ठीक है। सो ये फ़ौरन अफेक्टर्स को भेजेगा कि भाई जाओ, मसला हो गया है नीचे के टेम्परेचर या कोई भी एक्टिविटी है जिसको हमने कंट्रोल करना था वो कंट्रोल में नहीं है, ठीक है, वो बैलेंस में नहीं है। तो अफेक्टर्स फ़ौरन जाएंगे और होम्योस्टेसिस मेंटेन कर देंगे, उसको फ़ौरन अपनी नॉर्मल लेवल पे ले आएंगे। किसके थ्रू, नेगेटिव फीडबैक के थ्रू। वो हम आगे पढ़ते हैं वो क्या होता है। ये ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों ने बहुत बार पढ़ी हुई हैं, ठीक है। नेगेटिव फीडबैक क्या होता है, पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है। सो नेगेटिव फीडबैक क्या है कि जो इनिशियल डिस्टर्बेंस होगी उसको रिवर्स करना है, ठीक है। कोई भी जो डिस्टर्बेंस हुई है बॉडी के अंदर उसको ये रिवर्स करके काम करेगा। अगर रिवर्स हुआ है तो मीन्स ये नेगेटिव है, ठीक है। तो ये एग्जांपल से आपको समझ आएगी कि फ़र्ज़ करें, वो ये मैं एग्जांपल आपको पहले ही दे चुकी हूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जो है बॉडी में मेंटेन करने के लिए होम्योस्टेसिस जो है वो काम कर रहा है। अगर वो डिस्टर्ब हो गई है कार्बन डाइऑक्साइड तो क्या होता है कि रिसेप्टर्स जो हैं वो सेंस करते हैं इसको। कंट्रोल सेंटर जो है, रेस्पिरेटरी कंट्रोल सेंटर, उसको मैसेज चला गया है कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, ऑक्सीजन कम है बॉडी के अंदर। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी, आपको पता है पीएच ज़्यादा और पीएच कम हो जाती है और इशू बन जाता है।
तो रेस्पिरेटरी कंट्रोल सेंटर्स ने क्या किया कि ब्रीदिंग को इंक्रीज़ करने का मैसेज भेजा है लंग्स को कि भाई ज़्यादा ब्रीद करो तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बाहर चली जाएगी। तो अफेक्टर्स इसमें रेस्पिरेटरी मसल्स हैं जिन्होंने ब्रीदिंग का रेट इंक्रीज़ किया और फिर नॉर्मल कंडीशन पे आ गई। सो इसको हमने नेगेटिव क्यों कहा है, ठीक है। नेगेटिव इसलिए कहा है कि जो स्टिमुलस आया था ये उसके ऑपोजिट काम हुआ है। स्टिमुलस आया था इंक्रीज़ कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है, और जो अफेक्ट हुआ है वो डिक्रीज़ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। सो ऑपोजिट हो गया है। जो स्टिमुलस लेके आया था मैसेज, हमने उसको इन्हांस नहीं किया, हमने उसके काम को रिवर्स कर दिया है, ठीक है। जो भी स्टिमुलस आएगा उसके अगर ऑपोजिट काम हुआ है सो वो नेगेटिव फीडबैक है। अब है आगे पॉजिटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है कि जो ओरिजिनल स्टिमुलस है हमने उसके ऑपोजिट काम नहीं करना, उसको स्टिमुलेट करना है, इंक्रीज़ कर देना है, ठीक है। पहले नेगेटिव में क्या किया था, स्टिमुलस के ऑपोजिट काम किया था, हमने उसको रिवर्स किया था। अब इसकी एग्जांपल इस तरह है, फ़र्ज़ करो कि बेबी बर्थ के टाइम पे क्या होता है कि बर्थ कैनाल में बेबी मूव कर गया, ठीक है। तो प्रेशर क्या हो गया, सर्विक्स पे इंक्रीज़ हो गया। सो सर्विक्स जो होती है उसका डायमीटर कम होता है। सो मैसेज आएगा ऊपर ब्रेन को कि भाई बेबी बर्थ का टाइम है, तो वहाँ पे बेबी के सर्विक्स में मौजूद है और उस पर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो क्या होगा, ब्रेन फ़ौरन से जो है हार्मोन्स रिलीज़ कराएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ऑक्सीटोसिन रिलीज़ करेंगे और क्या होगा कि वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शंस इंक्रीज़ हो जाएंगी, ठीक है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही बर्थ का टाइम आएगा ये कॉन्ट्रैक्शंस मोर इंक्रीज़ हो जाती हैं और फिर बेबी बर्थ हो जाती है, ठीक है। सो ये पॉजिटिव है, जो हमने बेबी पे प्रेशर आ रहा था हमने उसको और प्रमोट किया और बेबी बर्थ में हेल्प आउट किया है, ठीक है। सो जो स्टिमुलस आया था हमने उस स्टिमुलस को कम नहीं किया, हमने उसको मज़ीद प्रमोट किया है, ठीक है। जो प्रेशर था हमने उसको कम नहीं किया, ठीक है। और आफ्टर बेबी बर्थ जो होता है ये पॉजिटिव फीडबैक का काम ख़त्म हो जाता है, ऑक्सीटोसिन रिलीज़ ख़त्म हो जाती है। अब आपको एग्जांपल से भी समझा दिया है, होपफुली आपको नेगेटिव और पॉजिटिव का डिफरेंस पता चल गया होगा। अब आ जाता है गेन ऑफ कंट्रोल सिस्टम। गेन क्या होता है, कैपेबिलिटी ऑफ द कंट्रोल सिस्टम, कि एक कंट्रोल सिस्टम किस तरह मेंटेन करेगा होम्योस्टेसिस को, ठीक है। उसमें कितनी कैपेबिलिटी है कि वो होम्योस्टेसिस को मेंटेन करे। अब ये कैपेबिलिटी जो है, जिसकी हम इसको इस तरह कह सकते हैं कि जिस सिस्टम का गेन ज़्यादा उसकी जो कैपेबिलिटी है होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने की वो उतनी ज़्यादा होगी, और जिसकी गेन कम है उसका मतलब कि वो होम्योस्टेसिस को उतना बुरे तरीके से मेंटेन करेगा या नहीं कर पाएगा, ठीक है, पुअरली मेंटेन करेगा। तो एग्जांपल्स में उन्होंने बताया है कि डिफरेंट जो होते हैं लाइक बॉडी टेम्परेचर के लिए, ब्रीदिंग के लिए पल्मोनरी सिस्टम की गेन मैटर करती है, डिलीवरी ऑफ ब्लड के लिए कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है। सो अगर इनका गेन ज़्यादा होगा उतने अच्छे से ये मेंटेन करेंगे, और अगर इनका गेन कम है तो उतने ख़राब से ये मेंटेन करेंगे, ठीक है। उसके बाद समरी आ जाती है, वो आप लोग खुद पढ़िएगा। उसके बाद आ जाता है कि एग्जांपल्स हैं होम्योस्टैटिक कंट्रोल की। ये रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर है सबसे पहले। सो ये यहाँ पे उन्होंने फ़्लो शीट बनाई हुई है, यहाँ से हम पढ़ेंगे कि क्या कॉन्सेप्ट है। सिंपल ये होता है कि क्या हुआ, बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल से इंक्रीज़ कर गया है, स्टिमुलस जाएगा सेंसर्स के पास के इंटरनल एनवायरनमेंट में चेंज आ गया, सेंसर्स ने देख लिया कि हाँ नॉर्मल से इंक्रीज़ हो गया, वो जाएगा कंट्रोल सेंटर के पास कि भाई तुम्हारा काम था 37 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन रखना, लेकिन अब वो ज़्यादा हुआ पड़ा है, ठीक है। इसको अब इसने बता दिया, सेंसर का काम है बताना, उसने बता दिया, इसको पता चल गया कि हाँ ज़्यादा हो गया, इसने फ़ौरन से अफेक्टर्स भेजेगा। अफेक्टर्स क्या करेंगे, जाके ब्लड वेसल्स को डायलेट करा देंगे, ठीक है। स्वेट ग्लैंड्स की सिक्रीशन होगी, स्वेट ग्लैंड्स जो हैं जब वो वाटर रिलीज़ करेंगे, आपको पता है इवेपोरेशन होती है, इवेपोरेशन से कूलिंग होती है, टेम्परेचर डाउन हो जाता है, ठीक है। सो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर हो जाएगा, ठीक है। स्टिमुलस क्या आ गया था, इंक्रीज़ का, और हमने क्या किया, कम कराया, तो ये क्या है, नेगेटिव फीडबैक, स्टिमुलस के ऑपोजिट काम हुआ है। उसके बाद अगर नॉर्मल से कम हो जाता है तो स्टिमुलस क्या जाएगा, भाई सेंसर्स के पास कि भाई फिर मसला हो गया है, चेंज हो गया है इंटरनल एनवायरनमेंट, सेंसर फिर जाएगा कंट्रोल सेंटर के पास कि भाई तुमने कहा था कि तुम्हारा काम जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस पर मेंटेन रखना है, लेकिन 37 क्यों नहीं है, ठीक है। तो वो फ़ौरन से अफेक्टर्स को भेजेगा। अफेक्टर्स क्या अफेक्ट करेंगे कि जो ब्लड वेसल्स हैं उसको कंस्ट्रिक्ट करा देंगे, स्वेट ग्लैंड्स अगर हैं तो उनको इनएक्टिव कर देंगे कि अब स्वेट सिक्रीट ना हो, ठीक है। ये भी नेगेटिव है, उसके ऑपोजिट काम किया हमने, तो बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है। इस तरह होम्योस्टेसिस चलता है, ठीक है।
ये सारा बायोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम था। उसके बाद ब्लड ग्लूकोज़ का क्या सीन होता है, आपको पता है कि हमारी बॉडी में अगर ग्लूकोज़ की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है तो इंसुलिन सेक्रीट होती है। इंसुलिन सेक्रीट होकर क्या करती है कि ग्लूकोज़ की अपटेक बढ़ा देती है, जो टिश्यूज़ हैं वो उनको अपटेक कर लेते हैं, सेल्स के अंदर ग्लूकोज़ चली जाती है और ब्लड के अंदर ग्लूकोज़ की कंसंट्रेशन कम हो जाती है, ठीक है। और अगर ग्लूकोज़ की कंसंट्रेशन कम हो जाए तो इंसुलिन की रिलीज़ को कम कर दिया जाता है, ठीक है, और फिर से नॉर्मल, इस तरह होम्योस्टेसिस मेंटेन रखा जाता है इंसुलिन की हेल्प से और ग्लूकोज़ की रिलीज़ से। तो इन्होंने यहाँ पे एक टेबल में बनाया हुआ है, एक क्लिनिकल एप्लीकेशन में बताया है कि अगर आपका बायोलॉजिकल सिस्टम फेल हो जाता है तो क्या होगा, डिज़ीज़ होगी, ठीक है। बायोलॉजिकल सिस्टम क्या था, हमने अभी पढ़ा ग्लूकोज़ का, वो क्या कर रहा था कि ग्लूकोज़ जब ज़्यादा हो जाती है तो इंसुलिन उतनी ज़्यादा रिलीज़ करते हैं ताकि उसकी अपटेक ज़्यादा हो जाए, और अगर ग्लूकोज़ कम रिलीज़ होती है तो इंसुलिन को हम फर्दर जो है उसकी रिलीज़ रोक देते हैं कि भाई कहीं से हाइपोग्लाइसीमिया ना करवा दे इंसुलिन, ठीक है। सो इस तरह मेनटेन रखा हुआ है। तो अगर ये बैलेंस मेनटेन नहीं रहता तो क्या हो जाता है, डायबिटीज़ हो जाती है, ठीक है। डायबिटीज़ क्या है, टाइप 1 होती है, टाइप 2 होती है। आपको पता है इसमें क्या है, इसमें ये बायोलॉजिकल सिस्टम फेल हुआ पड़ा है कि जो हमारे बीटा सेल्स हैं, आपको तो मेरे से बेहतर पता है, और वैसे भी मैं ये पिछले लेक्चर्स में बहुत डिटेल से बता चुकी हूँ डायबिटीज़ क्या है। सो इसमें ये होता है कि जो पैंक्रियाज है उसके जो बीटा सेल्स हैं वो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर रहे, ठीक है, वो इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं हो रही। टाइप 1 में यही होता है ना, इंसुलिन प्रोडक्शन नहीं होती है, ठीक है। सो अगर इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होगी तो क्या होगा कि बॉडी के अंदर ग्लूकोज़ की अपटेक जो है वो कम हो जाएगी, वो टिश्यूज़ में ज़्यादा वो नहीं होगा, ठीक है, अब्जॉर्ब नहीं होगा, मसल्स उसको यूटिलाइज़ नहीं करेंगे, ब्लड के अंदर ज़्यादा हो जाएगा, तो एट द एंड क्या होगा, हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा, जो कि डायबिटीज़ है, ठीक है। सो अगर बायोलॉजिकल सिस्टम फेल होता है, होम्योस्टेसिस डिस्टर्ब होती है तो डिज़ीज़ हो जाती है। उसके बाद आ जाता है एक्सरसाइज अ टेस्ट ऑफ होम्योस्टैटिक कंट्रोल। इन्होंने कहा कि होम्योस्टैटिक कंट्रोल को टेस्ट करने के लिए एक्सरसाइज को इन लोगों ने यूज़ किया, ठीक है। अब आपको पता है कि एक्सरसाइज जो है, एक्सरसाइज के अंदर इतना पोटेंशियल होता है कि जो बायोलॉजिकल सिस्टम है, जो होम्योस्टेसिस है, उसको डिस्टर्ब कर देती है एक्सरसाइज। अगर आपका हार्ट रेट जो है नॉर्मल रेस्टिंग कंडीशन पे 72 है, एक्सरसाइज में वो 100+ हो जाता है, ठीक है, होम्योस्टेसिस डिस्टर्ब हो जाता है। टेम्परेचर अगर आपका 37 है, एक्सरसाइज में 38 तक जा सकता है, ठीक है। सो बॉडी टेम्परेचर डिफरेंट, तो ये कैसे एक्ट करती है, हीट के ऊपर अफेक्ट करती है, ठीक है। मैंने सिर्फ वो पॉइंट ना हाईलाइट कर देते कि हीट को चेंज करके कर सकती है, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स चेंज हो जाती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट्स चेंज करके, pH वगैरह चेंज करके। तो एक्सरसाइज इस तरह क्या करती है कि होम्योस्टेसिस को डिस्टर्ब कर देती है, ठीक है। सो अगर आप एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हो, इंटेंस एक्सरसाइज है या प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन के लिए कर रहे हो, इन्वायरमेंट क्या है, आपको पता है इन्वायरमेंट मेजर रोल प्ले करता है। सो हॉट और ह्यूमिड इन्वायरमेंट में आप एक्सरसाइज करा रहे हो तो क्या होगा कि इंटरनल इन्वायरमेंट डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। और जब इंटरनल इन्वायरमेंट डिस्टर्ब होगा तो होम्योस्टेसिस यानी डिस्टर्ब होगा, तो साइंस के आएंगे फटीग के, और आपको क्या करना पड़ेगा, सीजेशन ऑफ एक्सरसाइज करना पड़ेगा, ठीक है, आपको वो काम रोकना पड़ेगा। जब होम्योस्टेसिस डिस्टर्ब हो जाएगा तो फिर फटीग हो जाएगी और आपको वो काम एक्सरसाइज या जो भी आप कर रहे हो आपको रोकना पड़ेगा, ठीक है। सो इस तरह एक्सरसाइज को इन्होंने यूज़ किया ये टेस्ट करने के लिए कि होम्योस्टैटिक कंट्रोल किस तरह काम करता है। उसके बाद आ जाता है एक्सरसाइज इम्प्रूव्स होम्योस्टैटिक कंट्रोल वाया सेलुलर अडेप्टेशन। अब एक्सरसाइज जो है, जब एक बंदा एक्सरसाइज करता है, ठीक है, एक रेगुलर एक्सरसाइज करता है, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है कि बॉडी खुद को अडेप्ट कर जाती है, ठीक है। अडेप्टेशंस क्या होती है, रेफर्स टू अ चेंज इन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ अ सेल और एन ऑर्गन सिस्टम दैट रिजल्ट्स इन द इम्प्रूव्ड एबिलिटी टू मेंटेन होम्योस्टेसिस ड्यूरिंग स्ट्रेसफुल कंडीशन। कि जो आपकी बॉडी है उसमें स्ट्रक्चरल या फंक्शनल चेंज आ जाएगा, ठीक है, किसी ऑर्गन सिस्टम के अंदर, जिससे क्या होगा कि जब स्ट्रेस आएगा सो बॉडी उसको बेटर तरीके से हैंडल करेगी। एक बंदा पहली बार जिम गया है, ठीक है, तो 1 घंटा भी उससे एक्सरसाइज नहीं हुई, चलें वो आधे घंटा उसने परफॉर्म किया, उसको फटीग बहुत ज़्यादा थी, हार्ट रेट बहुत ज़्यादा हो गया। अगर वो कॉन्टीन्यूसली एक्सरसाइज करता रहता है सो उससे क्या होगा कि एक तो उसका अब हार्ट रेट उतना इंक्रीज़ नहीं होगा, उसकी VO2 max जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। सो स्ट्रक्चरल चेंजेस क्या आएंगे, मैंने आपको बताया हुआ है कि जैसे एक्सरसाइज करते हैं आपके मसल फाइबर्स जो हैं वो टाइप 1 से टाइप 2 में, 2A में और टाइप 2A 2X में एक्सरसाइज की इंटेंसिटी के हिसाब से चेंज हो जाते हैं, ठीक है।
सो ये अडेप्टेशन हैं। स्ट्रक्चरल चेंजेस इस तरह आती हैं, फंक्शनल चेंजेस क्या आते हैं, हार्ट रेट जो है वो इतना इंक्रीज़ नहीं करेगा पहले, लेकिन इस तरह, और रेस्पिरेटरी रेट और ये डिफरेंट चीज़ें। सो स्ट्रेस में अब बॉडी डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करेगी। सो जिस तरह का स्ट्रेस आता है बॉडी उसको अडेप्ट कर जाती है, इसको हम अडेप्टेशन कहते हैं। उसके बाद एक्लीमेशन है। एक्लीमेशन जो है ये भी कोई इसी तरह की टर्म है, लेकिन आपने अडेप्टेशन और एक्लीमेशन को मिक्स नहीं करना। एक्लीमेशन की सही डेफिनेशन जो है वो यहाँ आप समरी में पढ़िएगा, ठीक है। एक्लीमेशन इज़ द चेंज दैट अकर्स इन रिस्पॉन्स टू रिपीटेड इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस एंड रिजल्ट्स इन द इम्प्रूव्ड फंक्शन ऑफ एन एग्जिस्टिंग होम्योस्टैटिक सिस्टम। तो एक्लीमेशन क्या है, वो चेंज, जब आप एक्सरसाइज करते हो, ठीक है, बॉडी खुद को अडेप्ट करती है। तो जो चेंज आया है बॉडी कैसे खुद को अडेप्ट करी है, एक्लीमेशन की हेल्प से, ठीक है। एक्लीमेशन वो चेंज है जो बॉडी के अंदर आ रहा है, ठीक है। अगर उसका VO2 मैक्स जो है वो इंक्रीज़ हुई है वो एक्लीमेशन है। अगर उसका हार्ट रेट डिक्रीज़ हुआ है वो एक्लीमेशन है, ठीक है। उसके मसल फाइबर्स चेंज हुए हैं वो एक्लीमेशन। बॉडी जो जिस तरह से खुद को अडेप्ट करेगी, जिसकी हेल्प से वो चेंज जो है वो एक्लीमेशन है, ठीक है। अडेप्टेशन एक्लीमेशन की हेल्प से होती है। उसके बाद आ जाता है सेल सिग्नलिंग। सेल सिग्नलिंग जो है, सेल आपस में कम्युनिकेट किस तरह करते हैं, ठीक है, उसको हम सेल सिग्नलिंग कहते हैं। एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए सेल्स को आपस में कम्युनिकेट करना पड़ता है, ठीक है। ये डिफरेंट तरह से करते हैं। एक होता है इंट्राक्राइन सिग्नलिंग। सो अब जो सेल सिग्नलिंग है इसमें आपने हर एक की एक एग्जांपल, ठीक है, और आपको तरीक़ेकार पता होना चाहिए। अगर ये आ जाता है तो एक एग्जांपल आपको साथ कोड करना पड़ेगी। सो इंट्राक्राइन सिग्नलिंग क्या है, इंट्राक्राइन नाम से शो कर रहा है सेल के अंदर ही रहेगी इस तरह, ठीक है। केमिकल मैसेंजर भी सेल के अंदर ही जनरेट हुआ है, और जो सिग्नलिंग पाथवे और जो भी एक्शन होगा वो भी सेल के अंदर ही है, ठीक है। उसी सेल के अंदर मैसेंजर जनरेट हुआ है, उसी के अंदर एक्शन हुआ है, ठीक है। सो विद इन द सेम सेल दैट लीड्स टू अ स्पेसिफिक रिस्पॉन्स, ठीक है। एग्जांपल इसकी क्या, स्केलेटल मसल इस तरह अडेप्ट करते हैं, ठीक है, एक्सरसाइज को। उसके बाद आ जाता है जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग। जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग में क्या होता है, ये देखें, ठीक है। दो सेल्स हैं, ये आपस में एडजेसेंट होते हैं, इनका दोनों का जो साइटोप्लाज्म है वो सेम होता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म शेयर होता है इनका, कैसे, इनके दरमियान जंक्शन होते हैं, फिर जंक्शंस की हेल्प से जो है इनमें कम्युनिकेशन होती है। दो सेल्स आपस में जंक्शन की हेल्प से जुड़े हुए हैं, और ये हार्ट सेल्स जो होते हैं वो इस तरह होते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। ऑटोक्राइन सिग्नलिंग जो है वो देखें कि केमिकल मैसेंजर जो है सेल जनरेट करेगा, उसको एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर फेंक देगा, ठीक है। ये देखें यहाँ जनरेट हुआ है, उसको एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर फेंक दिया, वहाँ से फिर ये जो मैसेंजर है ये वापस इसी सेल के ऊपर एक्ट करेगा आके, ठीक है। ये है ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। सेल प्रोड्यूसेस एंड रिलीजेस अ केमिकल मैसेंजर इनटू द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड दैट एक्ट्स अपॉन द सेल प्रोड्यूसिंग द सिग्नल, ठीक है। और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग में इस तरह होता है कि जो मसल सेल है वो क्या करता है कि DNA को ट्रिगर करता है, ठीक है, कि DNA जो है वो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है। सो DNA जो है उसको मैसेज आता है कि कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स जो हैं वो इंक्रीज़ करो, ठीक है। जब एक्सरसाइज ट्रेनिंग जो है, आपको पता है बॉडी खुद को अडेप्ट करती है। सो जब रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो सिग्नल्स जाएंगे DNA को, ठीक है, और फिर क्या होगा कि कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स ज़्यादा बनेंगी, ठीक है, और इसकी वजह से मसल सेल का साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है, हाइपरट्रॉफी हो जाती है। उसके बाद आ जाता है पैराक्राइन सिग्नलिंग। यहाँ देखिए पैराक्राइन सिग्नलिंग में ये होता है कि केमिकल मैसेंजर जो जनरेट हुआ है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सिक्रीट हो जाता है, और इर्द गिर्द के जो सेल्स हैं यानी कि उसके लोकलाइज्ड एरिया में इफेक्ट होता है, और वो सेल्स जो हैं वो रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ पे होता है, हमारे इम्यून सेल्स इस सिस्टम से एक्ट करते हैं, पैराक्राइन सिग्नलिंग देते हैं एक दूसरे को, ठीक है। उसके बाद आ जाता है एंडोक्राइन सिग्नलिंग। एंडोक्राइन सिग्नलिंग में क्या होता है कि केमिकल सिग्नल्स जो हैं यहाँ देखें कि वो ब्लड में छोड़ दिए जाते हैं, ठीक है, और फिर ब्लड से वो अपने टारगेट सेल्स जो भी उनको जहाँ पे उनका एक्शन होता है, हमारे सारे हार्मोन्स जो हैं वो इस तरह एक्ट करते हैं, ठीक है, मतलब एंडोक्राइन हार्मोन सारे में। तो एंडोक्राइन सिग्नलिंग इस वे के थ्रू होती है कि जो भी आपका मैसेंजर है, जो भी आपने रिलीज़ करना है वो ब्लड के अंदर करेंगे, ठीक है, फिर ब्लड पहुंचाएगा जहाँ पहुंचाना है। उसके बाद है स्ट्रेस प्रोटीन असिस्ट इन द रेगुलेशन ऑफ सेलुलर होम्योस्टेसिस, कि स्ट्रेस प्रोटीन जो है होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने में उनका क्या रोल है। इसमें इस तरह होता है कि जब डैमेज आता है सेलुलर प्रोटीन्स को, कि आप एक्टिविटी कर रहे हो या
कोई इशू आ गया है, पीएच लो हो गई है, रेडिकल ज़्यादा हो गए हैं, सो क्या होता है कि जो आपके प्रोटीन्स हैं सेल्स की वो डैमेज हो गई हैं, ठीक है। जब ये डैमेज हो जाएंगी तो होम्योस्टेसिस डिस्टर्ब हो जाएगा, हमारी बॉडी फ़ौरन से इस डिस्टर्ब को रिएक्ट करेगी, ठीक है। तो जो डिस्टर्बेंस है उसको मेंटेन करने के लिए फ़ौरन से मैसेज आता है कि भाई प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन बनाओ। इससे स्ट्रेस प्रोटीन्स जो होती हैं वो फ़ौरन से मैन्युफैक्चर होकर बन जाती हैं, ठीक है। उनकी कमी पूरी करने के लिए स्ट्रेस प्रोटीन्स फ़ौरन से बना दी जाती हैं। सो ये स्ट्रेस की कंडीशन में बनी है, ठीक है। द टर्म स्ट्रेस प्रोटीन रेफर्स टू अ फैमिली ऑफ प्रोटीन्स दैट आर मैन्युफैक्चर्ड इन सेल्स इन रिस्पॉन्स टू अ वेराइटी ऑफ स्ट्रेसेस, ठीक है। स्ट्रेसेस के अगेंस्ट बनती हैं, ठीक है। इस वजह से इनको स्ट्रेस प्रोटीन कहते हैं और हीट शॉक प्रोटीन्स भी इनको कहा जाता है। तो आपको पता चल गया कि स्ट्रेस प्रोटीन्स का क्या रोल है अडेप्टेशन में, होम्योस्टेसिस में। उसके बाद आ जाता है आप समरी है, समरी आपने रीड करनी है सारी, ठीक है। रीड कर लीजिएगा, आपको अंदाज़ा हो जाता है जो हमने पीछे पढ़ा है वो फिर ओवरव्यू हो जाता है सारा। उसके बाद ये चैप्टर एंड हो गया है। यहाँ पे एक उन्होंने फ्लो शीट बनाई हुई है कि कैसे जो है हमने पीछे पढ़ा है कि जो मसल्स हैं वो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के अंदर जो है वो रिएक्ट करते हैं, ठीक है। कि डीएनए जो है उसको सिग्नल जाते हैं और डीएनए जो है वो प्रोटीन्स बनाता है, ठीक है। तो वो किस तरह बनाता है वो सिंपल इन्होंने कहा है कि सेल सिग्नलिंग पाथवे होता है और ये सारा इधर बनाया हुआ है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सो ये करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी आपको ये पता है कि क्या होता है कि ट्रांसक्रिप्शन होती है, हमने राइबोसोम्स जो होते हैं वो प्रोटीन बना देते हैं, ये आपको सब पता है। उसके बाद एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज क्वेश्चंस को मिस नहीं करते, उसको एक बार रीड कर लिया करें क्योंकि चैप्टर में ही इसके आंसर मौजूद होते हैं, तो अक्सर हम उस अंदाज से नहीं पढ़ते हैं। तो एक्सरसाइज क्वेश्चंस को देख लिया करें, अपने आप को टेस्ट करने के लिए देख लिया करें कि क्या मुझे इस क्वेश्चन का आंसर आता है क्या नहीं आता। तो अभी ये चैप्टर यहीं तक था, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।